सोचो। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में क्या सीखोगे साथियों, आपका जो चैप्टर चल रहा था जय प्रक्रम, जिसके 2 लेक्चर आप में से कई सारे बच्चों ने देखे और दोस्तों उनको समझ में भी आया, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, पर कईयों ने तो अपना होमवर्क टेलीग्राम पे नहीं डाला, 1-2 ने ही डाला। वो अच्छा बच्चा है जिसने डाला और जिसने नहीं डाला तो आप समझते ही हो। तो साथियों आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले थे, पूरा चैप्टर 4 शब्दों पे टिका हुआ है। अब भाई वो 4 शब्द क्या है तो सीखो। एक शब्द है पोषण, दूसरा शब्द है श्वसन, तीसरा शब्द है परिवहन जिसे आप बहन भी कह सकते हो, और चौथा शब्द है उत्सर्जन। क्या हमने इन 4 शब्दों में तो कुछ भी पढ़ पाया? बिल्कुल। तो आपने पोषण तो कंप्लीट कर दिया, आपने पोषण भी सीख लिया। पोषण मतलब जिसमें आपने पढ़ा था स्वपोषी पोषण होता है, परपोषी पोषण होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते थे, कोई ऐसा भी था जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता था। उसके बाद आपने देखा कि मनुष्य में पोषण कैसे हो रहा है, यानी अर्थात दोस्तों मनुष्य में जो पोषण हो रहा था प्राणी संपोषण हो रहा था, ये सब आपने देखा था। तो ये 4 टॉपिक थे जो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने हैं, जिनमें से आपने फर्स्ट स्टेप यानी 25% को कवर कर लिया है, जो कि पोषण के नाम से जाना जाता था। आज हमारा टॉपिक है श्वसन के बारे में, यानी आज आप पढ़ोगे कि आखिर ये श्वसन क्या होता है। साथियों जैसे ही मैंने नाम लिया श्वसन का तो आपने क्या होगा, मतलब एक लंबी सांस अंदर फिर बाहर, एक बार फिर से। तो क्या आप भी यही सोच रहे हो श्वसन यही है? तो आप गलत हो। बेसिकली साथियों आप छोटे से पढ़ के आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन को लेना, ये श्वसन है। आज हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं श्वसन के बारे में, जो आपको मजबूर करेगा सोचने के लिए कि आखिर हमने क्या पढ़ा था। तो साथियों रेडी हो जाओ श्वसन पढ़ने के लिए, अब आगे आएगा मजा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका टॉपिक का नाम है श्वसन। क्या है साथियों? श्वसन। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं आपके लिए श्वसन, कि आखिर ये श्वसन है क्या। ये जो रहा आपका श्वसन, कि आखिर ये श्वसन है क्या। मैंने सोचा दोस्तों आप लोग भी ब्लू ब्लैक का यूज़ करते हो तो मैं भी ब्लू ब्लैक का ही यूज़ करूँ, जहाँ तक वैसे डबल मार्कर चेंज करने में टाइम बहुत लगता है। तो दोस्तों मैं अगर आपको श्वसन की डेफिनेशन की बात करूं तो पहले सीखना, और यह भी मैं बताऊंगा कि जो आप सोच रहे थे यानी श्वसन और सांस लेने में अंतर क्या है, लगभग 7 अंतर बता दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये अंतर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप ये अंतर करके जाना है। दोस्तों श्वसन क्या होता है? भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं जितना शब्द बोलता जाऊं उतना सोचना है। मैं खुद सोचने पर मजबूर करूंगा, पर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा लगा दिया तो दोस्तों आप क्या करोगे, समझ नहीं पाओगे। तो पहले इस डेफिनेशन को देख लो। भोजन से भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को आप श्वसन कहते हो। भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? श्वसन कहते हो, श्वसन कहते हो। ये तो रही आपकी डेफिनेशन की बात, पर अभी आप ये याद कर लीजिए कि जो मैंने बताया है वो इतना बताया है, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? श्वसन कहते हो। अब दोस्तों जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे अंदर जो ऊर्जा है, यानी हम भोजन खाते हैं, अब उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जीवान होंगे हम लोग। तो इसका बस अर्थ ये कहना चाह रहा है कि जो भोजन आप करते हो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसी से आपको क्या मिलता है? पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, जिससे आप कोई कार्य कर पा रहे हो। तो यहाँ अभी बस इतना समझिए कि भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हो। अब आपके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना और ऑक्सीजन को लेना, वो सब क्या था? वो सब भी बताऊंगा। तो जो दोस्तों श्वसन की बात आती है तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। क्या? ये चीज़ आपको
याद रखनी चाहिए। अब देखिए, जब हमारा इतना टॉपिक होता है तो हम आगे चलकर एक चीज़ और सीखते हैं। क्या? हम आगे चलकर एक चीज़ और सीखते हैं, वो देखिए। अभी आपको इस बायोलॉजी के अंदर कई टेक्निकल वर्ड मिलेंगे जिनका नाम आपने पिछली कक्षाओं में ही पढ़ा होगा। जैसे अभी आपको सुनने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अगर आपने 9th ठीक से पढ़ी होगी कोशिका के बारे में, तो ये अलग अलग अंग थे सेल के, तो आपको वो वहाँ पर क्लियर कराया गया होगा। तो ऐसे कुछ टेक्निकल शब्द मिलेंगे जो आपको याद करने होंगे। जैसे आप अपना नाम याद करते हो, अपने दोस्त का नाम याद करते हो, ठीक उसी प्रकार। तो दोस्तों, ये जो श्वसन था अब आपका आगे चलकर 2 भागों में बढ़ता है। यानी जो आपका श्वसन है, क्या? श्वसन, इसके 2 भाग हो जाते हैं। क्या दोस्तों? श्वसन के 2 भाग हो जाते हैं, वो देखिए। पहला भाग होता है दोस्तों और एक दूसरा भाग होता है। पहला भाग होता है वायवीय श्वसन। क्या दोस्तों? वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। पहला क्या है? वायवीय श्वसन। दूसरा होता है अनॉक्सी, जिसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। यानी आपने श्वसन के 2 प्रकार जो देख पा रहे होगे आप, आई होप, वो यही हैं। एक आपका वायवीय श्वसन है और दूसरा आपका कौन सा है? अवायवीय श्वसन। अब क्या वायवीय श्वसन में कुछ अंतर होता है या वायवीय श्वसन में कुछ अंतर होता है, वो देखने को मिलेगा। साथियों, जब 2 नाम है तो जाहिर सी बात है इन दोनों की विशेषता अलग अलग होगी। दोस्तों, इसका नाम होता है ऑक्सी, इसका नाम होता है अनॉक्सी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन। इसमें क्या ये जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी जो आपको वायवीय श्वसन देखने को मिलेगा, क्या? वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये समझ लीजिए कि जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जो आपका अवायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यानी हमने देखा कि जो भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया थी वो 2 प्रकार से हो रही है, एक वायवीय श्वसन के द्वारा, एक अवायवीय श्वसन के द्वारा। वायवीय श्वसन में आप देखते हो कि जो ऑक्सीजन यानी O2 समझ रही, जिसे मैंने क्या लिखा है? O2। ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में श्वसन हो रहा है वो वायवीय श्वसन है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है वो कौन सा है? अवायवीय श्वसन। अब देखिए, महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ से आने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है। अब जो वर्ड है वो याद रखना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप दोस्तों ये देख लीजिए, श्वसन और सांस लेना में क्या अंतर है। तो एक तरफ दोस्तों आप डालोगे श्वसन और एक तरफ डालोगे सांस लेना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम श्वसन पद को सीखेंगे, जिसके बाद आपके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो चुके होंगे। तो अब ये बात आती है कि दोस्तों श्वसन क्या है। एक तरफ हम लिखते हैं श्वसन और दूसरी तरफ हम लिखते हैं सांस लेना। ये दोनों ही शब्द जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे उनका उत्तर मिलेगा आपको, क्या? सांस लेना, सांस लेना। अब देखिए, ये है सांस लेना, ये है श्वसन। यानी इसमें आपको ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा, ये आपका ऊर्जा वाला है। और ये वही है जो आप मेडिटेशन में आपने सुना होगा, एक लंबी सांस अंदर फिर बाहर, ठीक इस प्रकार से। अब देखिए, बेसिकली इन दोनों में बहुत बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और पहले देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है ये कोशिकाओं के अंदर होती है। यानी जो श्वसन की प्रक्रिया है, आप ध्यान से सोचिए, कोशिका तो जानते हो, आपने 9th में पढ़ा है। तो पहला अंतर मिलेगा आपको। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रक्रिया, यानी ये मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लिखोगे श्वसन की क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया कोशिकाओं के, ये क्रिया कोशिकाओं, ये क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है,
भीतर होती है। यानी जो आपके ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? कोशिकाओं के भीतर होती है। और वहीं आप जब सांस लेने की देखोगे तो आपको ये प्रक्रिया यानी ये क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। कोशिकाओं के बाहर, जैसे आप अपनी नाक के हिसाब से समझ सकते हो, कोशिकाओं के बाहर होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये प्रक्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और ये जो क्रिया है या प्रक्रिया है वो आपको कहाँ पर दिखती है? कोशिकाओं के भीतर होती है। अब देखिए, जो बेसिकली आपको अंतर देखने को मिलेंगे वो और ज़्यादा मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को, यानी आपको पावर मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, क्या? ऊर्जा। तो इस क्रिया में क्या होता है दोस्तों? देखिए दूसरा अंतर, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा मिलती है। आप ये भी लिख सकते हो कि इस क्रिया में ऊर्जा मिलती है, क्या? या उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए, जब भी दोस्तों आप श्वास लेते हो यानी ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो तो क्या इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप अंतर क्या लिख दोगे कि सांस लेना में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, लीजिए, अब आप जब सांस ले रहे हो तो क्या इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? सांस लेने में, यानी ये इस क्रिया में साथ साथ लिख सकते हो ये अंतर। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। और इस क्रिया में यानी जो आपका श्वसन था उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सब अंतर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे अंतर है। अब देखिए, इसमें जैव रासायनिक क्रिया क्या है? इसमें दोस्तों कई सारे एंजाइम होते हैं, कई विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसलिए हमें जैव रासायनिक क्रिया के जो अंदर चल रही है, जिसमें दोस्तों बहुत केमिकल इक्वेशंस हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो मैंने श्वसन अभिक्रिया के बारे में बताया था। अरे कुछ तो याद करो कि मैंने बताया था श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि भोजन करने के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो मैंने वो बताया था आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के चैप्टर में बताया था कि श्वसन को आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कह रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक अंतर बता सकता हूँ, क्या? कि जो दोस्तों आपकी यह जैव रासायनिक क्रिया है, यह जैव रासायनिक क्रिया है। यह क्या है साथियों? जैव रासायनिक क्रिया है। और यहां पर लिख सकते हो ये एक भौतिक क्रिया है। क्या? ये भौतिक क्रिया है। ये एक भौतिक क्रिया है। अब कुछ बच्चे ये मत लिख देना ये जैव रासायनिक क्रिया है, ये जैव रासायनिक क्रिया नहीं है। मतलब ये बताना है कि फिर ये क्रिया कौन सी है। आप ज्यादा होशियार मत बनना। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक भौतिक क्रिया है। ये कैसी है? भौतिक क्रिया है। ये भौतिक क्रिया होगी। ओके, अब देखिए और अंतर मिलेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि साथियों जो जैव रासायनिक क्रिया है इसमें एंजाइम भी मिलेंगे आपको, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप यहाँ पर एक अंतर और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इस क्रिया में क्या होता है? एंजाइम उपस्थित होते हैं। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्या? इस क्रिया में एंजाइम समझते हो ना? वही जो आपको बताया गया था। इस क्रिया में एंजाइम की नीड यानी आवश्यकता होती है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। एंजाइम की नीड नहीं होती है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आया
कि जो इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, एंजाइम की। अब देखिए एंजाइम और हार्मोन ये क्या जो होते हैं वो ग्रंथियों से निकल के आते हैं। अब आपको कमेंट ये बताना है कि कौन सी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। और मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या है और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या है। तो यहाँ पे एंजाइम और हार्मोन से ही रिलेटेड है। तो आप कमेंट में बताइए कि एंजाइम कौन सी ग्रंथि उत्पन्न करती है और हार्मोन कौन सी ग्रंथि उत्पन्न करती है। अब इसमें और ज्यादा आपको अंतर मिलेगा। इस क्रिया में ग्लूकोज क्या होता है बताइए। पेड़ का जो खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, चलो पेड़ की कहानी बताते हैं। जब आपको वो पौधा मिला था, मैंने आपको एक पौधे से बात कराई थी, तब उसने कहा था कि दोस्तों आप लोगों ने पूछा था कि वो अपना भोजन कैसे बना रहे हैं। तब आपने देखा था कि उस पौधे ने कहा था कि मैं सूर्य प्रकाश लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सूर्य प्रकाश। और वातावरण से मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता हूँ। क्या वातावरण से मैं क्या लेता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसने कहा मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, क्या थी? क्लोरोफिल। तो वो सूर्य प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की मदद से क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बना रहा था। क्या बना था? ग्लूकोज। C6H12O6 ये क्या था? ग्लूकोज ही था, यानी वो ग्लूकोज का निर्माण कर रहा था। ये आपने पेड़ के बारे में देखा था। वही क्रिया यहाँ पर एक आपको ये समझने को मिलेगी कि इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या इस क्रिया में आपको क्या लगेगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखिए अब आप लिख सकते हो इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। C6H12O6। इस क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या? ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अब आप यहां पर लिखोगे इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज यानी सांस लेने की क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। क्या? किसी भी प्रकार का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब देखिए ये आपके अंतर थे जो आप बता सकते हो। यानी दोस्तों ये अंतर आपको पता होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अब आपको एग्जाम में खुद पूछा जाता है श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कभी 4 नंबर में पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। 4 नंबर में पूछेगा तो आप 4 या 5 अंतर बताइए, और अगर आपको कम नंबर में पूछ रहा है यानी 2 नंबर में पूछ रहा है तो आप कम एग्जाम्पल की दृष्टि से बता सकते हो। तो ये नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं हट जा रहा हूँ कि श्वसन और श्वास लेना में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नोट अवश्य कीजिए जो आपको पता होना चाहिए। क्या? जो आपको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाऊंगा जो आपको पहले ही दिन समझ में ना आए। और जो लेक्चर नंबर 4 होगा फिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये लेक्चर तो इसलिए बनाया था बेसिकली आप समझ जाओ श्वसन है क्या। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें आपके दिमाग का दही होगा अच्छे से, मतलब आपके दिमाग का यूज़ होगा जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आप बताओ तो एक और मैं आपको बता दूं। हाँ, जैसे दोस्तों एक और समझ लीजिए, इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, यानी इस क्रिया में क्या कह सकते हो, इस क्रिया में आपको क्या होगी, श्वास अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। श्वास अंग मतलब आप लिख लेना, जैसे हमारी श्वास के लिए नाक आवश्यक है, फेफड़े आवश्यक हैं, इसमें इसके लिए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें श्वास अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, इस क्रिया में श्वास अंगों की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस था ये। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आप समझ लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ, इसको साफ करते हैं, ठीक है। सीखा क्या आपने ये सीखा